जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। पाकिस्तान की अडयाला जेल के अंदर कैदी नंबर 804 बानी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। उन्होंने अपनी सियासी बसात के कुछ असूल तय किए हैं। असूल ये तय किया है कि अब मुफाहमत नहीं बल्कि मज़ाहमत होगी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से कबल दो तीन दफा यह कहा था कि मैं जेल जाने के बाद ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। अब उनके इस बयान को सुन के पढ़ के ये महसूस होता है कि शायद वो अब खतरनाक हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी 26 साल सियासी जिंदगी में पहली दफा इतना खुलकर, इतने वाजे तौर के ऊपर और बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तरीन इदारे यानी कि एस्टेब्लिशमेंट और पाक फौज के सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के खिलाफ इल्जाम आयद किए हैं। और ये एक दो इल्जाम नहीं है बल्कि उन्होंने काफी बड़ी तादाद के अंदर और बड़े संगीन इल्जाम आयद किए हैं। इसकी वजह क्या है, इस मौके के ऊपर उन्हें यह बयान क्यों देना पड़े? हालांकि अब से कबल एक साल अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारे मुश्किल हालात पीटीआई के ऊपर आए। 9 मई के बाद खसूसन जब तमाम लीडरशिप छोड़ के जा रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही थी, वर्कर्स के ऊपर पर्चे दर्ज किए जा रहे थे, लोग जेलों के अंदर जा रहे थे, उस वक्त इमरान खान ने इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं की। वक्तन फक्तन वो छोटी मोटी स्टेटमेंट्स देते रहते थे, लेकिन इस कदर बड़े पैमाने के ऊपर उन्होंने इस तरह के इल्जाम आयद नहीं किए। अब चूंकि सूरत बेहतर होना शुरू हुई थी, अब चूंकि बातचीत के दरवाजे खुलना शुरू हुए थे, यूं महसूस होता था कि शायद अब कुछ टेबल टॉक की तरफ सूरत जाना शुरू हो जाएगी, सूरत हाल मेल्ट डाउन होगी, विन विन सिचुएशन हो सकती है। उन हालात के अंदर इमरान खान ने इस तरह के बयान क्यों दिए? ये वक्त बड़ा अहमियत का हामिल है कि इस वक्त उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट क्यों दी है। इसकी वजह क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि किस वजह से इमरान खान ने ये खुलकर इन चीजों का इजहार किया। लेकिन इससे कबल नाजरीन, वो जो संगीन इल्जाम आयद किए हैं इमरान खान ने, उसमें से कुछ 6-7 चीदा चीदा पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं। उसके बाद फिर मैं आपको वजह बताता हूं कि इमरान खान ने ये तमाम तर स्टेटमेंट दी क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है, इन हालात के अंदर ये टाइम जो इतना इंपॉर्टेंट है, इस वक्त के अंदर उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी है। मामला ये हुआ कि जो 190 मिलियन पाउंड केस है अल कादर ट्रस्ट का, आपने नाम सुना होगा अल कादर ट्रस्ट केस का, उस केस की समात जो है वो अडयाला जेल के अंदर होती है। और उस समात के अंदर 6 अप्रैल को दिन हफ्ते का था। उस समात के बाद जो मीडिया के नुमाइंदे वहां पर मौजूद होते हैं, जो रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, हमारे सीनियर दोस्त, उनके साथ इमरान खान का इंटरेक्ट हुआ और उनके सामने इमरान खान ने ये तमाम तर स्टेटमेंट्स दी, ये तमाम तर बयान उनके सामने उन्होंने दिए और उन्होंने बाहर आकर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक कन्वे किए। चूंकि संगीन इल्जाम थे, इसके ऊपर लोगों को अबहाम था कि पता नहीं इस तरीके की बात हुई है या इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन फिर हुआ यह कि इमरान खान का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर ये तमाम तर बयान, इसके तमाम तर पॉइंट्स जो हैं वो लिखकर ट्वीट किए गए। फिर उस ट्वीट को जो पीटीआई ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे रिपोस्ट रीट्वीट किया गया। उसके बाद फिर ये कंफर्म हो गया, इंडोर्समेंट आ गई पीटीआई की तरफ से कि वाकई ही वो इन बयानात के ऊपर कायम है। अब उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसमें से जो 5-6 चीजें पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं, वो ये है कि उन्होंने कहा कि जो वजीर आजम शहबाज शरीफ है वो फॉर्म 47 के वजीर आजम है और वो सिर्फ फीते काटने के लिए रखे हुए हैं और असल में जो मुल्क चला रहे हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चला रहे हैं। इनके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे या मेरी बेगम बुशरा बीबी को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। इसके अलावा यह भी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मुझे तोड़ने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बुशरा बेगम को तोशा खाना केस के अंदर सजा दिलवाई। फिर उन्होंने यह भी कहा कि लंदन प्लान के अंदर मियां नवाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों शामिल थे, दोनों का मुश्तरका प्लान था, दोनों ने मुश्तरका प्लान एग्जीक्यूट किया। हालांकि अगर आप देखेंगे माजी करीब के अंदर उन्होंने कई दफा लंदन प्लान का जिक्र किया, लेकिन इतना खुलकर उन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि लंदन प्लान है क्या। लेकिन अब उन्होंने वाजे तौर पर लंदन प्लान के मतलब बताया कि यह किस किस का प्लान था। फिर उन्होंने 18 मार्च का जिक्र किया। 18 मार्च नाज़रीन आपको याद होगा कि इमरान खान तोशाखाना केस की पेशी के लिए लाहौर जमान पार्क से इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स आए थे और वहां पर फिर शेलिंग हुई और फिर दंगा हुआ सारा। आपने वो फुटेजेस देखी होंगी, इमरान खान की गाड़ी के ऊपर शेलिंग की गई। उस वाक्य को, उस दिन को, मतलब 18 मार्च की समात के वाक्य को उन्होंने कोट करते हुए ये जिक्र किया कि उस पेशी के मौके के ऊपर मुझे कत्ल करने की साजिश थी। उन्होंने कहा कि उस 18 मार्च वाले दिन तमाम जुडिशल कम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया था सादा कपड़ों में मलबूस लोगों ने। अगर नाज़रीन साबिक वज़ीर आज़म ये बात करता है तो इसको संजीदगी से लेना चाहिए। अगर वो गलत इल्जाम आयद कर रहे हैं तो फिर भी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर वो सच बोल रहे हैं तो फिर भी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन ये एक संजीदा बयान है, क्योंकि ये मैं आप या कोई आम इंसान नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म ये स्टेटमेंट दे रहा है। इसके अलावा उन्होंने कुछ माजी के वाक़यात का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए किसी के साथ भी बैठ के बात करने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने उसको रिलेट किया माजी के वाक़े के साथ कि जब मेरी हुकूमत गिराने की साजिश की जा रही थी, उस वक्त मुझे इल्म था कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो अपोजिशन के साथ मिले हुए हैं और इस साजिश का हिस्सा हैं। मेरी हुकूमत चलेगी, मैं उसके बावजूद भी 2 दफा मैंने उनके साथ मुलाकात की।
फिर उन्होंने एक और भी वाक़े का हवाला दिया कि जब 71 के अंदर ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि हमीदुर रहमान कमीशन के अंदर यह वाज़े तौर पर लिखा गया कि मुजीबुर रहमान जीत चुके थे, उनका इक़्तिदार जो है वो कबूल नहीं किया गया, उनके साथ बातचीत नहीं की गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो गया, पाकिस्तान टूट गया। उसको उन्होंने अभी हाल के साथ कनेक्ट करते हुए यह बात की कि उस वक्त पाकिस्तान टूटा था, आज पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी टूटने जा रही है। ये भी उन्होंने बात की। इसके अलावा उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को भी चार्जशीट किया, उनके हवाले से भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी कि उन्हें नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के लोगों का जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हो रहा है, वो जुल्फिकार अली भुट्टो के केस को तो देख रहे हैं, वो 40 साल पुराने केसेस को लेकर बैठ गए हैं, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर जो लोगों के हकूक पमाल हो रहे हैं उसके हवाले से उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। उन्हें भी लंदन प्लान के साथ ही मुंसलिक कर दिया कि पहले ये प्लान जो लंदन प्लान था ये मियां नवाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का था, उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया और उन्हें कायल किया और एग्जीक्यूट करवाया। ये तमाम तर इल्जाम जो है वो इमरान खान ने उन तमाम साथियों के सामने गुफ्तगू की और मौजूदा आर्मी चीफ के ऊपर ये तमाम तर इल्जाम उन्होंने आयद किए हैं। अब बात है नाज़रीन उस तज्जिये के ऊपर, ये खबर नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है कि इमरान खान ने ये बात की क्यों है। आज से कोई 4 या 5 दिन कबल एक खबर रिपोर्ट हुई और खबर ये थी कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं केपीके के, वज़ीर आला केपीके हैं अली मीन गंडापुर, उनको और उनकी जो सूबाई कबीना है उनके कुछ लोगों को अफ्तार के लिए बुलाया कोर कमांडर साहब ने। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, रियासत के अंदर केपीके एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूबा है पाकिस्तान का और वफाक की एक अलामत है और वफाक के और सूबे के मामला आपस में चलते रहते हैं। और उस अफ्तार के बाद फिर सिक्योरिटी के हवाले से भी वहां पर कुछ ब्रीफिंग्स दी गई केपीके की गवर्नमेंट की तरफ से कोर कमांडर साहब को। अब इस मुलाकात को लेके पाकिस्तान के जो पावर कॉरिडोर्स हैं और खुसूसन जो मीडिया वाला एक सेक्टर है उसके अंदर ये बात काफी गर्दिश कर रही थी। शहर इक़्तिदार के अंदर यानी कि इस्लामाबाद के अंदर ये बात मौजूए बहस थी और जेर बहस थी कि इस मुलाकात की वजह यह है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट दोनों की कुर्बतें होना शुरू हो गई हैं, दोनों दोबारा एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए हैं, दोबारा कोई मुफाहमत, कोई डील, कोई बातचीत, कोई विन विन सिचुएशन होना शुरू हो गई है। तो इस चीज को 3-4 दिन से ये चीजें डिस्कस हो रही थी। जहां तक मेरा एनालिसिस है कि इमरान खान को इस बात का इल्म है कि गुज़श्ता 1.5 साल से जब से उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का बयानिया अपनाया है तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वोटर बैंक उनके साथ इंटैक्ट हुआ है और उन्हें यह लगता है कि मैं अगर अपने इस बयानिए को मेंटेन नहीं रखूंगा तो मेरा बहुत सारा वोट कैपिटल जो है वो लूज हो सकता है। और ये बात जो है कि दोबारा इनकी एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें शुरू हो गई हैं, इनकी कुर्बतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, तो शायद इस वजह से मेरे उस बयानिए को डेंट पड़ सकता है और लोग मुझसे दूर हो सकते हैं। इस वजह से उन्होंने आज दोबारा से इतनी सख्त स्टेटमेंट दी है, इतने सख्त और संगीन इल्जाम आयद किए हैं और वो तमाम जो क्यासराइयां थी, वो जो तमाम खबरें थी कि शायद दोबारा पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुर्बतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, वो तमाम तर मलियामेट हो चुकी हैं। अब नाज़रीन होगा क्या, ईद के फौरन बाद अब बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो सकती हैं क्योंकि इमरान खान के हवाले से 3 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे जिनके अंदर उन्हें तकरीबन पिछले 9 महीने से रखा गया है। उनमें एक जो केस था वो तोशाखाना का केस था, दूसरा साइफर केस था, तीसरा अल कादर ट्रस्ट केस था। उसमें अब तोशाखाना केस के अंदर तो उनकी जमानत हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। दूसरा साइफर केस है, उसमें तकरीबन 99% जो दलाइल हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकम्मल हो चुके हैं, बल्कि महसूस होता था कि शायद ईद से कबल ही उनकी जमानत हो सकती है, लेकिन अब एडजर्न कर दी गई है समात 16 तारीख तक। अब लगता यह है जो माहिर कानून है और सीनियर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके बकौल के ईद के कोई 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद इमरान खान की जमानत साइफर केस के अंदर हो जाएगी। अब पीछे बचता है सिर्फ और सिर्फ अल कादर ट्रस्ट केस, उसकी अभी तक सजा नहीं सुनाई गई। अगर इमरान खान को जेल में रखा भी गया तो महसूस यूं होता है कि शायद वो 2 महीने रख सकते हैं, 3 महीने रख सकते हैं। आने वाले 2-3 महीनों के अंदर अंदर जून या जुलाई तक जो है इमरान खान बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वो बाहर आते हैं और उनकी पोजीशन यही रहती है, वो इस पोलराइजेशन को कम करने की कोशिश नहीं करते बल्कि वो मज़ाहमत ही करते हैं, तो फिर क्या मंजरनामा हो सकता है पाकिस्तान की सियासत का। पाकिस्तान के हालात का मंजरनामा फिर ये होगा कि रोड्स के ऊपर भी एक एहतजाज होगा, वो लॉन्ग मार्च की सूरत के अंदर हो सकता है, वो धरने की सूरत के अंदर हो सकता है। पार्लियामान के अंदर भी एक बड़ी तगड़ी अपोजिशन है। 91 मेंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हुए थे, लेकिन अब दोबारा उन्हें इंडिपेंडेंट करार दे दिया गया है और एक सूबे के अंदर उनकी हुकूमत भी है और उनके साथ साथ छोटी जमातें, मौलाना फजलुर रहमान की जमात है, पीके मैप पार्टी है, इस तरीके की जो छोटी जमातें हैं वो भी उनके साथ एहतजाज के अंदर शामिल होंगी। मतलब ऑन रोड्स भी एक प्रेशर होगा स्टेट के ऊपर, रियासत के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, ईवान के अंदर भी एक प्रेशर होगा और इसके साथ ही साथ जून जुलाई के अंदर एक महंगाई का और बड़ा तूफान आने वाला है। बिजली के रेट बढ़ जाएंगे। अभी जो रिसेंट इन्होंने बेल आउट पैकेज लेना है IMF से $3 अरब का, उसमें ऐसी शराइत तय की गई हैं कि टैक्स मजीद लगाया जाएगा
बिजली के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, बाकी खुद उस चीजों के ऊपर। तो एक आम तबका जो है पाकिस्तान का, वो भी इस हुकूमत की कारकर्दगी से तंग आ जाएगा। तो अगर ये मॉब निकल आता है इस तरीके से बाहर, तो ये पाकिस्तान की रियासत के लिए, रियासती इदारों के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हो जाएगी इसको मैनेज करने के हवाले से। लेकिन इमरान खान के इस बयान से पहले तक नाज़रीन यूं महसूस होता था कि शायद अब जो है वो चीजें मेल्ट डाउन होना शुरू हो गई हैं, अब शायद पाकिस्तान बंद गली से बाहर निकल आएगा और कोई सूरत बेहतरी की तरफ गामजन होगी। लेकिन जब से इमरान खान ने यह बयान दिया है, अब दोबारा लगता है कि नहीं, पाकिस्तान बंद गली के अंदर दाखिल होता ही चला जा रहा है। देखते हैं अब आने वाले दिनों के अंदर इसमें से क्या निकलता है, ऊंट किस करवट बैठता है। ये बंद गली ही रहती है, इसमें से कोई रास्ता निकलता है। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी वो इसी प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आप तक जरूर रखूंगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।